हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम डिस्कस करेंगे 15 अगस्त 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो कि न्यूज़पेपर्स में मेंशन है। टारगेट या अप्रोच की अगर हम बात करें तो हम प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए करंट अफेयर एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेकर चल रहे हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो न्यूज़पेपर्स में द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, एंड गवर्नमेंट साइट्स में अगर हम बात करें तो पीआईबी को हम फॉलो कर रहे हैं। पीआईबी की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट सोर्स रहता है करंट अफेयर के लिए। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे इनिशिएटिव को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में शेयर कर सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट डिसीजन के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को जो है वो डायरेक्ट किया है कि वो पब्लिश करे लिस्ट ऑफ डिलीटेड वोटर्स। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वोटर्स का राइट है, मतलब उन्होंने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया कि वोटर्स राइट टू नो एंड देयर राइट्स टू रिमेन ऑन द इलेक्टोरल रोल इन द डेमोक्रेसी। मतलब उनके पास ये अधिकार है कि उनको जानने का अधिकार है कि वो अभी जो वो इलेक्टोरल रोल का पार्ट है या नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार ये कहा, मेड फर्स्ट टाइम डिक्लेरेशन, उन्होंने ये फॉर्मल डिक्लेरेशन दी कि इलेक्टर्स जो है वो आधार कार्ड को यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। दिस इज़ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आधार कार्ड को जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है वो यूज़ किया जा सकता है ड्यूरिंग इलेक्शन। तो ये दो इंपॉर्टेंट जो वो डिसीजंस है जो आपको याद रखना है, जो कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने दिए। प्लस आपको एक की पॉइंट और याद रखना है कि जो आर्टिकल 324 है वो लिंक करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, जो कि ओरिजिनली सिंगल मेंबर बॉडी थी और अभी प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो 3 जो है वो यहाँ पर जो है वो मेंबर्स है। एक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 2 अदर जो है वो यहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। प्लस साथ में आपको एक पॉइंट और भी याद रखना है कि 25 जनवरी 1950 को जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो वो बनाया गया था। और फर्स्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कौन थे, उनका नाम जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, ऑपरेशन सिंदूर इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ बैटल्स अगेंस्ट टेररिज्म। ये किसने कहा है, जो हमारे प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने ये कहा। उन्होंने एड्रेस किया ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस डे। आज अगर हम बात करें तो 15 अगस्त को क्या है, इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है। तो इंडिपेंडेंस डे पर उन्होंने जो है वो देश को जो एड्रेस किया और उन्होंने कहा कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वो हमारा मतलब इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ बैटल अगेंस्ट टेररिज्म। तो टेररिज्म के अगेंस्ट जो हमने बैटल शुरू करी है उसमें अगर हम बात करें तो ऑपरेशन सिंदूर वन ऑफ द मेजर इनिशिएटिव आफ्टर पहलगाम इंसिडेंट जो है वो इंडियन आर्म फोर्सेस ने लॉन्च किया था। ये आपको याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है, 16 बीएसएफ सोल्जर्स गेट गैलेंट्री अवार्ड्स ड्यूरिंग, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तो उनको जो है वो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे जिनका रोल रहता है उसके लिए उनको गैलेंट्री अवार्ड्स जो है वो दिए जाएंगे। ऐसा जो है वो अभी यूनियन जो गवर्नमेंट है उन्होंने अनाउंस किया है। तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा कि अ प्रिसाइज बैलेंस्ड मिलिट्री रिस्पांस जो है वो रहा है ड्यूरिंग जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, और जो हमने टेररिज्म को जो है वो मतलब यहाँ पे टेररिज्म को एड्रेस करने के लिए जो ऑपरेशन सिंदूर किया था उसमें जो वो कहा कि हमने जो है वो एक प्रिसाइज एंड बैलेंस्ड मिलिट्री रिस्पांस दिया है स्पेशली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑपरेशन सिंदूर। एक तो ये पॉइंट हो गया। सेकंड, उसके बाद आपको याद रखना है कि ऑपरेशन महादेव के अंडर हमने क्या किया था कि जो पहलगाम में जो टेररिस्ट थे जिन्होंने जो है वो निर्दोषों की जान ली थी उनको एलिमिनेट हमने ऑपरेशन महादेव के अंडर किया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया का ट्रेड डेफिसिट। अब देखो यहाँ पे जो फैक्ट फिगर है ना वो आपको उतने याद रखने जरूरी नहीं है, लेकिन हमें ये टर्म जरूर पढ़नी है कि ट्रेड डेफिसिट होता क्या। तो जनरली अगर हम बात करें ट्रेड का मतलब क्या हो गया कि जब हम किसी दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि हम उनसे सामान ले रहे हैं, उनका सामान जो है वो बेच रहे हैं। तो जब इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा हो जाता है एक्सपोर्ट से, इम्पोर्ट क्या हो रहा है, इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, तो उसको हम जो है वो ट्रेड डेफिसिट कहते हैं। कि जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं किसी कंट्री से, तो वो हो गया दैट इज़ आपका जो है वो क्या हो गया, वो हो गया ट्रेड डेफिसिट। जैसे एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो यूएस को हम जो है वो क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, तो यूएस के साथ जो है वो हमारा क्या है, ट्रेड जो है वो सरप्लस है। देन वहीं अगर हम बात करें चाइना के साथ, तो चाइना के साथ हमारा जो है वो ट्रेड डेफिसिट है क्योंकि वहाँ पर हमारा एक्सपोर्ट कम होता है, उधर से इम्पोर्ट जो है वो ज़्यादा होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली अगर हम बात करें तो इंडिया ने जो नेगोशिएशंस है उनको कंक्लूड किया है विद ओमान रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं टारगेट किया है कि जो ट्रेड एंड कॉमर्स है उसको बूस्ट करेंगे और इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा प्रमोट करेंगे। तो जो ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ना, ये एक तरह से जो है वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो कि इंक्लूड मतलब ये एक तरह से गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड करता है अलॉन्ग द इकोनॉमिक बॉर्डर्स। स्पेशली यहाँ पर ट्रेड फैसिलिटेशन की बात की जाती है, कंपटीशन को एलिमिनेट एक तरह से करने की, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, जैसे कंपटीशन हो गया या मान लीजिए टैक्सेस लग रहे हैं या फिर टैरिफ जो है वो बैरियर्स लग रहे हैं, तो उन सभी को ये एलिमिनेट करता है और एक तरह से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। बट लेकिन एक की पॉइंट याद रखना
कि जो ये टर्म है ना कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बड़ी टर्म आती है। ये जो है वो ब्रॉडर टर्म है, क्यों? क्योंकि ये जो है वो इंक्लूड करती है एड्रेस, मतलब साथ में एड्रेस भी करते हैं रेगुलेटरी इश्यूज़, मतलब कोई भी इश्यूज रहता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या है कि सिर्फ और सिर्फ ट्रेड एंड कॉमर्स पे फोकस किया जा रहा है, प्लस ये लेकिन जो रेगुलेटरी इश्यूज़ है उनको भी एड्रेस करता है, ताकि स्मूथन जो है वो इंश्योर कर सके स्मूथन ट्रेड एंड कॉमर्स। तो ये साथ में प्रेडिक्टेबल ट्रेड की तरफ भी चल रहा है। देखो कैसे समझें, अगर हम इसको नॉर्मली सिंपल वे में देखें तो जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो क्या है, ब्रॉडर टर्म है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। क्यों? क्योंकि ये रेगुलेटरी जो भी इश्यूज़ रहते हैं उनको भी एड्रेस करता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड जो बातचीत की जाती है। गल्फ ऑफ ओमान या फिर ओमान की अगर हम बात करें तो ओमान जो है वो एक तरफ अगर हम बात करें अरेबियन सी, और देन उसका साउथ में अगर हम यहाँ पर बात करें तो दैट इज़ इंडियन ओशन, जिसका बॉर्डर शेयर कर रहा है। और जो लैंड बॉर्डर्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पर वेस्ट में थोड़ा सा यहाँ अगर हम बात करें तो दैट इज़ यमन, उसके बाद वेस्ट में डायरेक्ट चले दैट इज़ सऊदी अरेबिया और यूएई। तो ये इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि 3 इंपॉर्टेंट नेशन है जिनके साथ जो है वो ओमान बॉर्डर शेयर कर रहा है। एंड गल्फ ऑफ ओमान के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ओमान का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, और इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्योंकि ये जो रीजन है यहाँ से क्रूड ऑयल जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो क्रूड ऑयल की ट्रेड जो है बहुत ज़्यादा होती है। देन उसके बाद इंडिया ओमान के बायलैटरल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप जो है वो हमने ऑलमोस्ट ये कह सकते हैं कि हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो 1955 में एस्टेब्लिश्ड हुए थे, और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप की तरफ हम चल गए थे 2008 में। ओमान जो है वो अलॉन्ग विद लाइक यूएई, सऊदी अरेबिया, यमन, इन सब के साथ जो है वो लाइक जैसे हम गल्फ कंट्रीज़ में जो ट्रेड एंड कॉमर्स कर रहे हैं तो एक की पार्टनर है हमारा गल्फ नेशन में। ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ओमान जो है वो 3rd लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है गल्फ नेशंस में आफ्टर यूएई और सऊदी अरेबिया। ये पॉइंट हो गया। बायलेटरल ट्रेड अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर 10.61 बिलियन तक जो है वो हमारी पहुंच गई थी 2024-25 में, और अभी हमने टारगेट किया है कि हम इसको जो है वो डबल करेंगे। देन यहाँ पर अगर हम बात करें कि एक्सपोर्ट्स हमारे क्या रहते हैं तो लाइट ऑयल्स, राइस, मशीनरी, मेटल्स, ये जो हम की जो हमारे एक्सपोर्ट रहते हैं ओमान के लिए। और इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो क्रूड ऑयल, एलएनजी, फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स जो है वो हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं ओमान से। देन उसका मल्टीलेटरल कॉपरेशन की अगर हम बात करें तो ओमान जो है वो इंपॉर्टेंट जो है वो पार्टनर है स्पेशली गल्फ कॉपरेशन काउंसिल का, अरब लीग का और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो दैट मीन्स कि ओमान के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन बहुत ज़्यादा अच्छे होने का मतलब क्या हो गया कि ये जो तीनों ऑर्गेनाइजेशंस हैं इसमें हमारा जो है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया के मेजर इनिशिएटिव इन द इंडियन ओशियन रीजन। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए जो टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो देखो सागर इनिशिएटिव, जिसको हमने 2015 में लॉन्च किया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द इंडियन ओशन रीजन, एक तरह से कॉम्प्रेहेंसिव मैरीटाइम स्ट्रेटजी थी। देन उसके बाद हम बात करें तो महासागर में इसको कन्वर्ट कर दिया गया इस साल 2025 में, और एक्सटेंड सागर फ्रेमवर्क टू द ग्लोबल साउथ, इसमें ग्लोबल साउथ की तरफ जो है उसको एक्सटेंड किया। फिर इससे हम देख रहे हैं कि रीजनल जो पार्टनरशिप है हम उसको और ज़्यादा क्या कर रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पर इंडो पैसिफिक पॉलिसी भी हमारा एक इनिशिएटिव है जो कि स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव के अंडर आता है, जिसमें हम कह रहे हैं फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव रूल्स बेस्ड ऑर्डर, डेमोक्रेटिक मैरीटाइम गवर्नेंस। तो ये की पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि इंडियन ओशियन रीजन जो है वहाँ पर हम एक डेमोक्रेटिक मैरीटाइम गवर्नेंस को प्रमोट करेंगे। फ्री एंड ओपन इंक्लूसिव जो है वो ये रीजन रहेगा, ताकि यहाँ पर जो भी चैलेंजेस है उन सभी को मिलकर जो है वो सभी मिलकर जो है वो मतलब सारे नेशन जितने भी यहाँ पर हैं वो सभी जो भी चैलेंजेस रहते हैं उनको एड्रेस करें। देन उसका नेक्स्ट है मैरीटाइम सिक्योरिटी एंड डिफेंस से रिलेटेड अगर हम बात करें तो ज्वाइंट एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, ये पेट्रोल्स हो गए, मालदीव्स के हो गया, ठीक है, मॉरिशियस हो गया, सेशल्स हो गया, ये सभी कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि जो भी एंटी पायरेसी इश्यूज़ है उनको एलिमिनेट करें। IFC IOR गुरुग्राम, ये इनफॉर्मल फ्यूजन सेंटर है जो कि अगर हम बात करें वाइट शिपिंग एग्रीमेंट और रेड सी डिप्लॉयमेंट से लिंक करता है। मतलब ये टारगेट कर रहे हैं कि जो भी मैरीटाइम सिक्योरिटी से रिलेटेड चैलेंजेस हैं उनको एलिमिनेट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सागरमाला 2.0, चाबहार पोर्ट जो कि हमने ईरान में बनाया, सितवे पोर्ट ये म्यांमार में है, और ये कलादान का प्रोजेक्ट है। कलादान जो हमने प्रोजेक्ट म्यांमार में नॉर्थ ईस्ट में कनेक्टिविटी के लिए जो है वो म्यांमार के थ्रू शुरू किया, उसका ये पार्ट है। कोलंबो वेस्ट टर्मिनल ये श्रीलंका में है। तो ये कहीं ना कहीं जो पोर्ट्स है ये स्ट्रेटजिक लोकेशंस है, और ये स्ट्रेटजिक लोकेशन मैरीटाइम सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मल्टीलेटरल एंगेजमेंट भी हमारी है, जैसे कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन या IPOI, ठीक है, इंडो पैसिफिक ओशियन इनिशिएटिव। तो इसमें भी जो वो इंडिया की एंगेजमेंट जो वो डायरेक्ट है, तो जिसकी वजह से जो अभी यहाँ चैलेंजेस रहते हैं उनको एलिमिनेट कर रहे हैं। बिम्स्टैक और क्वाड की अगर हम बात करें तो दोनों ही लाइक क्वाड की अगर हम बात करें 2004 में जब बना था तो उस टाइम पे इंडियन ओशन में क्या आया था, सुनामी आई थी। तो इंडियन ओशन की जो सुनामी लाइक कंडीशंस जो थी उसमें
उन सुनामी लाइक कंडीशंस को एड्रेस करने के लिए यहाँ पर जो है वो जो भी नेशंस लाइक अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, ये चारों मिलकर आए थे, तो तब इन्होंने जो है वो क्वाड बनाया था। बिम्स्टेक की अगर हम बात करें तो 1997 में जो है वो बिम्स्टेक एस्टेब्लिश हुआ था, जो कि कहीं ना कहीं मैरीटाइम कॉपरेशन की तरफ काम कर रहा है। देन उसका नेवल अगर हम बात करें, मतलब एक हमारी जो इंडियन नेवी है वो भी जो है वो जितने भी जो रीजनल मैरीटाइम डायलॉग रहते हैं उन सभी का पार्टनर है, और यहाँ पर जो है वो मैरीटाइम एक्साइज भी देखी जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मालाबार एक्साइज, मालाबार एक्साइज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी जो है वो साथ में हम लर्न कर सकते हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया, ये यानी कि हम ये कह सकते हैं क्वाड मेंबर्स की जो वो एक्साइज है। और क्वाड क्यों इंपॉर्टेंट है हम वो भी समझ लेते हैं, क्योंकि क्वाड ग्रुप की जो अभी नेक्स्ट जो समिट होगा ना 2026 का, वो इंडिया में होगा। दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जिस तरह से अभी यूएस और इंडिया के बीच में जो टैरिफ वॉर चली है, तो उसको लेकर जो वो क्वाड की मीटिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। देन उसका नेक्स्ट है ब्लू पिंक गिल शटलकॉक मशरूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रेयर मशरूम है जो कि पहली बार ये कहा जा रहा है, ये नेटिव है न्यूजीलैंड के, आपको याद रखना है। और ये तेलंगाना के फॉरेस्ट में जो है वो रिसेंटली स्पॉट हुई है, दैट्स वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मशरूम को लेकर, स्पेशली जंगली मशरूम को लेकर एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी एक बार बन रखा है। तो ये नेटिव है न्यूजीलैंड की, ध्यान रखना। और जो ये कलर है ना, ये एक्जुलिन एक पिगमेंट रहता है जिसकी वजह से जो है वो ये कलर बनता है। ऑलमोस्ट याद रखना कि जो मशरूम है ये क्या है, फंजाई है। और कहाँ पर जो है वो ये स्पॉट हुई है, कदम्बरा रिजर्व फॉरेस्ट, एक तो ये पॉइंट हो गया। और ये एक पॉइंट और भी आपको याद रखना कि जो ये रीजन है या ये जो मानसून है, इट्स मानसून ड्राइवन फंगल डाइवर्सिटी, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है। देन उसके बाद शटल कॉक मशरूम की अगर हम बात करें तो ये रिकॉर्ड कहाँ पर हुई है, कवल टाइगर रिजर्व इज इन, याद रखना इट इज़ इन तेलंगाना, दिस इज़ अगेन इंपॉर्टेंट। और पहली बार जो है वो इस तरह की साइटनिंग जो है वो ईस्टर्न घाट वाले रीजन में देखी गई है, एक की जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देन उसका नेक्स्ट है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल क्यों न्यूज़ में है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री ने अभी इशू किया है ऑर्डर अपॉइंटिंग 2 जुडिशियल मेंबर्स एंड 4 एक्सपर्ट मेंबर टू द एनजीटी, यानी कि एनजीटी में न्यू मेंबर्स ऐड हुए। तो अभी एनजीटी की अगर हम बात करें तो एनजीटी एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि 2010 में बनाई गई थी एनजीटी एक्ट के अंडर। ये क्वेसी जुडिशियल बॉडी है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। पावर्स अगर हम बात करें तो एनजीटी के पास सिविल कोड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सारी पावर्स होती है अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। तो 1908 का जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है उसके अंदर जो है वो जितनी भी पावर सिविल कोड की रहती है उतनी सभी पावर्स जो है वो एनजीटी के पास होती है। प्लस याद रखना एनजीटी जिसके पावर्स होगी बट लेकिन एनजीटी जो ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है इसके अंदर जाओ बाउंड नहीं होता है। प्लस साथ में एक रहता है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इन दोनों के अंडर ही जो है वो एनजीटी बाउंड नहीं होता। दैट मीन्स कि एनजीटी क्या है, नेचुरल जस्टिस के फिनोमेना पर वर्क करता है। देयर इज़ नो डाउट कि एनजीटी एक सिविल कोर्ट है, अंडर मतलब सिविल कोर्ट की जैसी पावर होती है वैसी पावर्स जो है वो एनजीटी के पास है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। बट लेकिन दोनों एक्ट है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908 प्लस साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इनके अंडर बाउंड नहीं होता है। दैट मीन्स कि एनजीटी जो है वो नेचुरल जस्टिस के फिनोमेना पर वर्क करता है। मेंबर्स की अगर हम बात करें तो एक बार अगर कोई मेंबर अपॉइंट हो जाए तो 5 साल के लिए जो वो ऑफिस होल्ड करता है, दोबारा जो है वो एलिजिबल नहीं है अपॉइंटमेंट के लिए, यानी कि एक बार ही मेंबर बनेगा, दोबारा से नहीं बन सकते। और एलिजिबिलिटी पर्सन की अगर हम बात करें तो रिटायर्ड जज होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट का या फिर चीफ जस्टिस होना चाहिए हाई कोर्ट का। एनजीटी क्या करता है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको एड्रेस करता है। तो एक तरह से यहाँ पर कोशिश की गई कि एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी जो भी चैलेंजेस है, जितने भी केसेस है, उनको एड्रेस करने के अलग से कोर्ट बनाया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है ना रिलेटेड टू केसेस वो थोड़ा कम हो जाए। देन उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया टू सेलिब्रेट 79th इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। तो यहाँ पर जो थीम इस बार रखी गई है दैट इज़ नया भारत, और ये थीम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। एक तो ये पॉइंट हो गया। देन उसके बाद आपको एक और पॉइंट यहाँ पर याद रखना है कि भारत का विजन फॉर अ प्रोस्पेरस सिक्योर एंड बोल्ड नेशन, जिसमें हमें टारगेट रख रहे हैं कि हमें विकसित भारत का जो ये टैग है जो हमने रखा है कि हमें जो है वो 2047 तक जो है वो एक डेवलप्ड नेशन बनना है। तो हम इसको भी जो है वो ये जितनी भी लाइंस है, ठीक है, प्रोस्पेरस हो गया, ठीक है, एक बोल्ड नेशन हो गया या नया भारत हो गया, हम इनको डायरेक्ट जो है वो मेंस में लिख सकते हैं। ये टर्म्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है स्पेशली फॉर द मेंस। देन उसके बाद नेक्स्ट है नम्रता बत्रा। अभी जो है वो रिसेंटली अगर हम बात करें तो ये पहली मतलब फर्स्ट इंडिया का मतलब ये क्या लेकर आया, फर्स्ट एवर विशु मेडल एट वर्ल्ड गेम्स 2025। वर्ल्ड गेम्स की बात करें तो चाइना में हो रहे हैं और नम्रता बत्रा ने यहाँ पर हिस्ट्री बनाई है कि उनको जो है वो वुमेन्स 52 केजी की वेट मतलब केजी कैटेगरी में जो उन्होंने क्या किया, सिविल मेडल जो है वो सिक्योर किया। इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो नाम इनका याद रखना। देन उसका नेक्स्ट है
झारखंड की वुमेन्स हॉकी टीम विन्स 15th जूनियर नेशनल चैंपियनशिप फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। जब जो झारखंड की जो वुमेन हॉकी टीम है उन्होंने जो ये 15th जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी है जो कि कहाँ पर हुआ है, आंध्र प्रदेश में, सॉरी इन्होंने यहाँ पर आंध्र प्रदेश को डिफीट किया है काकीनाडा में। ये फाइनल हरियाणा को इन्होंने डिफीट किया और काकीनाडा में जो है वो यानी कि जो आंध्र प्रदेश है वहाँ पर जो है वो इवेंट हुआ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो 15th जूनियर नेशनल चैंपियनशिप है वो कहाँ पर हुई, आंध्र प्रदेश में, पहला पॉइंट। और कौन जीता है, झारखंड जीता है, और उन्होंने किसको डिफीट किया, हरियाणा को डिफीट किया। और सेकेंड टाइम जो है वो इस बार झारखंड जीत चुका है। देन उसका नेक्स्ट है, इंडिया ने मेडल्स कितने जीते हैं, टोटल 27 एट एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 जो कहाँ पर हो रही है, बैंकॉक में। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना, टोटल कितने मेडल्स आए हैं, 27 मेडल्स जो भारत के पास आए हैं। देन उसका नेक्स्ट है, रोहित कृष्णा बिकम्स 89th इंडियन ग्रैंड मास्टर। दिस इज अगेन, अभी हमने 88th की बात करी थी दिव्या देशमुख, तो अभी जो है वो 89th भी हो गया, दैट इज़ कौन, रोहित कृष्णा, याद रखना इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देन उसके बाद 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे होता है जिसकी थीम की अगर हम बात करें, लोकल यूथ एक्शन फॉर SDGs एंड बियॉन्ड। नेशनल यूथ डे कब होता है ये आपको जो है वो कमेंट बॉक्स में बताना है कि नेशनल यूथ डे जो है वो कब मनाया जाता है, इसका आंसर जो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। देन उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर आपको साथ के साथ जो है वो कमेंट बॉक्स में करने हैं। रिसेंटली एट द एशियन अंडर 19 एंड अंडर 22 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 held in Bangkok, how many total medals did India win across the both age groups? Options है 23, 25, 27, 30, जिसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज 27। देन उसके बाद नेक्स्ट है, रिसेंटली विच स्टेट्स वुमेन हॉकी टीम वॉन द 15th जूनियर नेशनल वुमेन्स हॉकी चैंपियनशिप फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर। तो इसका आंसर जो अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्योंकि इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन उसका नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशंस रिसर्चर्स डेवलप्ड अ न्यू ड्रग कैंडिडेट टू कम्बैट एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे सबसे मेजर कंसर्न जो है वो ये बना हुआ है। तो ऑप्शन है IIT बॉम्बे, IIT रुड़की, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु, एम्स दिल्ली। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, IIT रुड़की। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स खाते हैं, फिर कुछ टाइम बाद वो असर करना बंद कर देती है। तो हम ये कहना है कि जो पैथोजेंस है वो रेजिस्टेंस हो गया उस एंटीबायोटिक के लिए, तो अब उसने असर करना बंद कर दिया। देन उसके बाद मेंस के क्वेश्चंस रहेंगे ये, जिनके आंसर जो आप लिखकर हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। आई होप जो कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर करी है ये आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।